स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और सोशल मीडिया पर इस टाइम एक ही खबर बहुत ज़्यादा वायरल है और वो ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। 6 महीने की बात करें तो 23,000 से ज़ायद मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है, जबकि पिछले 1 महीने के दौरान 8,000 से ज़ायद मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से सवाल और जवाब भी करते नजर आए हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। ये हकीकत क्या है? FIA इतनी सख्ती क्यों कर रही है और मुसाफिरों में इस टाइम क्या डर है? इन सब वजूहात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया, डायरेक्टर FIA लाहौर जोन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, ये FIA इतना सख्त क्यों हो गई है आवाम के साथ? मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है, 8,000 मुसाफिर एयरपोर्ट से उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, तो ये क्या वजूहात हैं? इसमें बहुत सारी बात हो रही है और बहुत अच्छा है कि आप जब एक ख़ास किसी एक मीडिया पे पेपर देते हैं या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप कोशिश करते हैं कि लोगों को आप बातें बता सकें। एट टाइम्स वो पूरी बात आपके लोगों तक पहुंचती है, बात नहीं पहुंच सकती। आई एम श्योर कि आपके इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर मुझे इतना टाइम मिलेगा कि मैं उन लोगों को बता सकूं कि किस तरह से चीज़ें फैल रही हैं इस वक्त, क्या परसेप्शन है और किस तरह से उस परसेप्शन पे चीज़ों को फिल्टर करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए और सोशल मीडिया में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से उन्होंने आगे प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँगा, जिस तरह आपने अपफ्रंट जो है वो गोलाबारी की, तो मैं भी उसका जवाब इसी डिफेंसिव शील्ड से करूँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। FIA किसी तरह की कोई ऐसी नई चीज़ नहीं कर रही या कोई ऐसी नई इंस्ट्रक्शंस नहीं है या कोई ऐसा नया कानून नहीं बन गया जिसके तहत लोगों को कोई अनड्यू और बिला वजह किसी किस्म की उनको तकलीफ दी जा सके। अनफॉर्चुनेटली, जैसा कि आप समझती हैं कि आजकल पहले अखबार होता था, फिर एक मीडिया का फॉर्म आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब जो हमारे पास एक सोशल मीडिया की पावर है उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिसको फिर प्रोसेस करना हम लोगों पे डिपेंड करता है। सो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को एट टाइम्स उसको थोड़ा सा ट्वीक करके थोड़ा इस तरह से उसको पेश किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा रियलिटी से बरअक्स है। अच्छा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां आप चाहें यू कैन ऑलवेज इंटरवीन एंड यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन फर्दर फर्दर मी टुवर्ड्स व्हाट where we want to lead actually. सर, आज आपके पास पूरा मौका है, अवाम को बताएं कि क्या ये सच है या नहीं है, या सोशल मीडिया पे बस मनगढ़ंत बातें चल रही हैं। मैं बताता हूँ आपको इसमें। सबसे पहली बात तो ये, जैसा मैंने पहले कहा आपसे कि लोगों में पैनिक फैल रहा है। मैं स्टार्ट इस चीज से करूंगा, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और सिर्फ स्टार्टर सुनना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल पैनिक ना हो। ठीक है। आप जिस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, आप आए, आप एयरपोर्ट्स पे आए, आप ट्रेवल करें। ऐसा कुछ नया नहीं किया गया कि बाहर अब्रॉड बैठे हुए लोग ये परेशान हो कि हम पाकिस्तान आएंगे तो रोक दिया जाएगा। और पाकिस्तान से जिन लोगों ने अपने फॉरेन ट्रिप्स प्लान किए हैं फॉर एनी गुड पर्पस, वो उसके अंदर इस मेंटल एग्नी में हो कि पता नहीं हम एयरपोर्ट पर जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। एंड आई विल सपोर्ट माय आर्गुमेंट विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड रीजंस। पहली बात आपने की, कुछ फिगर्स आपने बताया, कुछ फिगर्स मैं आपको बताता हूँ पूरे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स में इस वक्त तक 20 मिलियन से ऊपर लोग जो हैं, यानी 2 करोड़ से ज्यादा, अच्छा, टू बी वेरी प्रिसाइज 2 करोड़ 5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि इस मुल्क में आ चुके हैं या इस मुल्क से एयरपोर्ट से बाहर अब्रॉड फ्लाई कर चुके हैं। और इसमें ऑलमोस्ट 4 मिलियन 40 लाख के करीब जो हैं वो फॉरेनर्स भी शामिल हैं, जिसमें हमारे बिजनेस पार्टनर्स बहुत सारे हम कर रहे हैं। चाइना के साथ हमारे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स हैं, वो भी चाइनीज भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई, अबाउट 20 मिलियन एंड 4 मिलियन, हाफ ऑफ इट अप्रोक्सीमेटली वो लोग हैं जो इस मुल्क में आए हैं, जिनको खुशामदीद कहा गया है FIA और बाकी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज तरफ से जो एयरपोर्ट पे होती हैं। और हाफ वो हैं जो इस मुल्क से उन्होंने फ्लाई अब्रॉड किया, उन्होंने यहाँ से बाहर गए हैं। और इसमें से जो टोटल हमारे जिन लोगों ने बाहर अब्रॉड फ्लाई किया अब तक, तमाम अगर मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की आपको मिसाल दूं तो 0.6% इज द एवरेज जिन लोगों को मुख्तलिफ वजूहात की बना पे, उनके डॉक्यूमेंटेशन ना होने की बुनियाद पे उनको रोका गया। तो सर, वजूहात क्या हैं? जो 0.6% लोग भी हैं, किन वजूहात पे? क्योंकि हमने देखा है सारी जिंदगी से लोग ट्रैवल करते आ रहे हैं, खबरें अब आना शुरू हुई हैं। जी, मैं उस पर बिल्कुल आपने सही कहा, दिस इज समथिंग व्हिच वी वांट टू लिसन, लेकिन बहुत जल्दी बताएंगे, शायद लोग उठ के भाग जाएंगे। सो आई विल कम टू दैट पॉइंट। आप ये देखिए कि इस 0.6 पे आने से पहले आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानना होगा, तब मैं इस 0.6 को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। पहली बात तो ये है कि अब तक तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क में जिन्होंने मुल्क से बाहर ट्रेवल किया और किसी भी मुल्क के वैलिड वीजा पर ट्रेवल किया, लेकिन वहां पहुंचने पे उनको उस मुल्क की एंट्री उस मुल्क के इमिग्रेशन हुकाम ने अलाउ नहीं की
या वो वहां थे और किसी वजह से उनके ऊपर एलिगेशन लगे, उनको डिपोर्ट कर दिया गया, इस मुल्क वापस भेज दिया गया और विद दिस स्टैम्प ऑफ डिपोर्टेशन वापस भेजा गया। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम मालिक में, जिस तरह हमारे बाद लोग उम्रा के लिए जाते हैं वो भीख मांगने में लग जाते हैं, ऐसे लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल हैं, ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ स्टडी वीजास पे गए लेकिन वहां के लोगों ने उनको एक्सेस नहीं दिया और वापस भेज दिया। उसकी वजूहत भी बहुत सारी हैं। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उस तरह से फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं थी, या उस तरह से लोगों ने, ह्यूमन स्मगलर्स ने मुख्तलिफ हीले बहाने करके लोगों को ल्योर इन किया। सो बाय वन रीजन और अदर ये लोग डिपोर्ट हुए। ठीक है, अब हम आते हैं उन 0.6% लोगों की तरफ। इसमें से मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिन लोगों के फौज डॉक्यूमेंट्स थे, तकरीबन 300 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने फौज डॉक्यूमेंट्स बनाए और इस मुल्क से फौज वीजाज या फौज रजिस्ट्रेशन कार्ड या सिस्टम के अपने भाइयों या अपने फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट और आईडी यूज करके यहाँ से जाना चाहते थे। उनको FIA ने अपने फिल्टर में रिकग्नाइज किया और उनको बाहर नहीं जाने दिया। फिर इसके अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिशियल्स हैं जो कि जिनको NOC लेके बाहर जाना लाजमी होता है गवर्नमेंट से, उनके पास NOC नहीं थी। हालांकि उस चीज को जानते हैं, दानिस्ता गैर दानिस्ता, एयरपोर्ट पे चेक किया गया, उस पैरामीटर में उनको वापस भेजा गया। इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको एयरलाइंस खुद ऑफलोड कर देती हैं। मसलन उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वीजा ये चीजें नहीं होती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिनको बोर्डिंग पास डिनाई किया जाता है। फिर एयरलाइन उसका बर्डन बर्दाश्त करती है और बाद में फिर उनको अकॉर्डिंगली अकोमोडेट करती है, उनको रीकॉल करके। जी, ऐसी परसेंटेज भी शामिल है। फिर इसमें ऐसी परसेंटेज भी है कि लोग अपने आप को सेल्फ ऑफलोड करते हैं। अब सेल्फ ऑफलोड का लफ्ज बड़ा अजीब होगा आपके लिए, उसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बाज़-औक़ात कुछ ऐसी फैमिलीज या ऐसे लोग जा रहे होते हैं जिनमें से किसी एक के पासपोर्ट के ऊपर कोई ऐसा इशू बन जाता है कि उसका जो साथ का कंप्लेस है फिर वो भी जाने की बजाय रहना पसंद करता है। इसके अलावा इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके नाम किसी स्टॉप लिस्ट में होते हैं, जिनको बाहर जाने में ममानियत होती है बिकॉज किसी केस या इंक्वायरी में यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, उनका प्रॉपर लीगली उनका नाम जो है बाहर जाने की स्टॉप लिस्ट में होता है, सो उनको रोक लिया जाता है। ठीक है। अब लास्ट वो कैटेगरी बनती है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होगा, जिस वजह से लोगों में पैनिक बनता है, वो है विजिट वीजा या वर्क वीजा। अब दैट इज वेयर आई वांटेड टू ब्रिंग यू। ये सब चीजें अगर हम निकालते हैं तो इस 0.6 का भी, यू नो, इफ आई कंसीडरिंग अगेन इस 0.6 को अगर मैं कहीं लेके जाऊं तो इस 0.6 का 15% वो लोग हैं जो वर्क वीजा पे होते हैं। ठीक है। एंड रेस्ट मेजॉरिटी जो है इसकी वो विजिट वीजा की है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैं खुल के आज आपसे बात करना चाहूंगा। इसके बैकग्राउंड में जाने से पहले नाउ आई ट्राई टू टेल यू कि वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली लाइज। होता ये है जो तो जेन्युइन ट्रैवल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो एयरपोर्ट पे आता है, अपना वीजा अपनी चीजें साथ लाता है, उसका जेन्युइन पर्पस, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जेन्युइन पर्पस टू ट्रैवल भी होता है। जेन्युइन पर्पस टू ट्रैवल को अंडरस्टैंड करने की कॉन्टेक्स्ट को बहुत जरूरी है इस वक्त। कि लेट्स से आपने यहाँ से किसी भी टूरिज्म वाली कंट्री का आपने वीजा लिया है और आप राइटफुली सो आप वहां सैर करने के लिए जा रही हैं, टूरिज्म के लिए जा रही हैं, तो आपका ये राइटफुल पर्पस है कि आपने उस गाब या उस मास्क के अंदर आप कहीं पे इलीगल इमिग्रेशन लेटर ऑन नहीं करना चाहते। आप पाकिस्तान से लीगल जाएं और वहां से आप इलीगली डॉक्यूमेंट्स लें और कहीं जाएं। इसी सूरत में आप देखते हैं कि बहुत सारे ये बोट कैप्साइजिंग के वाकयात हुए जब लोग अल्टीमेटली यूरोप पहुंचना चाहते हैं। दैट इज वेयर दिस होल फिल्टर कम्स इनटू इफेक्ट। लेकिन अली साहब, मेरा बीच में ये भी सवाल होगा कि किस कानून के तहत एयरपोर्ट पे FIA हुकाम रोकती है मुसाफिरों को? कौन सा कानून है ये भी बता दें। सबसे पहले तो आप ये बात रियलाइज कीजिए कि कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो किसी स्टैंडिंग ऑर्डर या कानून से बालातर होती है। FIA के पास एक रिस्क असेसमेंट यूनिट है जो कि हमारे ही दिए गए डाटा पे, जिसमें लोग डिपोर्ट होके आते हैं, या हमारे पास वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ तरह से जिनके साथ ये ह्यूमन स्मगलर्स, ये टर्म आपने जरूर देखिएगा, शायद आगे हमारी डिस्कशन में बार-बार इसको करते जाएं, ह्यूमन स्मगलर उनको ल्योर करते हैं। ठीक है। उनको अल्टीमेटली वो यूरोपियन कंट्रीज में जाके जॉब का झांसा देते हैं। ठीक है। उनको बीच में मिसगाइड किया जाता है कि आपको हम स्टेप 1 में इस X कंट्री पे ले जाएंगे, स्टेप 2 पे Y पे लेके जाएंगे, अल्टीमेटली आप Z आप या अपनी इजी डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे। ठीक है। सो वो एक पूरा नेटवर्क है जिसके ऊपर हमारा एक इन्वेस्टिगेशन आर्म जो है वही तफ्तीश कर रहा होता है, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करता है। और वो डाटा एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर डाला जाता है और उसको जो एनालिसिस है हमारे वो महीने की बेस पे इंटेलिजेंस पे एनालिसिस करते हैं। अब उसमें हमारे पास ऐसी ट्रांजिट कंट्रीज आ जाती हैं जहां पे ये ह्यूमन स्मगलर्स जो है या ऐसे गैंग रिकग्नाइज हो जाते हैं जो इन लोगों को ल्योर करते हैं और ये खुद भी ये लोग सादा लो में इनके साथ शामिल होके इनके ट्रैप में आके ट्रेवल करते हैं। रोका कैसे जाते हैं मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, पहले कुछ रीजन जरूर आप देखिएगा। ऐसे ममालिक हैं जहां पे लोगों को बेसिक IT स्किल से ले जाया जाता है, वहां पे उनको कैप्चर किया जाता है, वहां पे हॉस्टेज किया जाता है, वहां पे फिर उनको उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उनको वहां से आने नहीं दिया जाता। हमारे पास उनके पेरेंट्स, उनके अजीजो अकाबर रोते हुए आते हैं, उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं। अब जब कुछ, एक तो है आपका वीजा, अब जो मैं आपके पॉइंट तक आ रहा हूं कि किस कानून के तहत हम ये काम करते हैं। पहले तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि वीजा आपका एक बहुत
सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि होना चाहिए। बट मैंने आपको एक काउंटर आर्गुमेंट दिया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैलिड वीजा के साथ जाते हैं। मिसाल दूंगा मैं आपको, एक सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मीडिया पे बहुत ज्यादा ये खबर चली, वहां से एक फुटबॉल टीम जाती है प्रॉपर वैलिड वीजे पे एक मुल्क में, ठीक है, और उस मुल्क के पहुंचने पे वो मुल्क उसको एंट्री नहीं देता और वापस भेज देता है कि ये प्लेयर्स नहीं हैं, और वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए एम्बैरेसमेंट बनती है। सो दैट इज द इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, अब इन डॉक्यूमेंट्स के साथ होता क्या है कि बाज लोगों को वर्क परमिट्स दे दिए जाते हैं, बाज लोगों को वहां पे जॉब्स को वादा देखिए, इनको अक्सर केसेस में पासपोर्ट और इनके वीजाज एयरपोर्ट्स के बाद पार्किंग लॉट्स में हैंड ओवर किए जाते हैं। अच्छा। ये मैं आपको अजीब सा एक फैक्ट बताऊंगा। जिन लोगों को इसमें ट्रैप किया जाता है उनसे अक्सर, मैं सबकी जिक्र नहीं कर रहा, अक्सर को इतना अंधेरे में रखा जाता है कि उनको 11th आवर तक पासपोर्ट हैंड ओवर नहीं किया जाता। अच्छा। उनको एक एक्स डेस्टिनेशन का बताया होता है और पासपोर्ट हैंड ओवर किया जाता है। जब वो हमारे पास आगे इमिग्रेशन काउंटर पे आते हैं, लेट्स से एक मिस्टर एक्स जो है वो किसी मुल्क में टूरिज्म के लिए जा रहा है, उसको उसके सो कॉल्ड ह्यूमन स्मगलर ने बता दिया है कि आप चूंकि आपको हम एक टूरिस्ट के गार्ड में लेके जा रहे हो, वहां से आगे आपको ले जाना है। हम जब उससे पूछते हैं मुल्कों की पॉलिसी है, आप देखिए आपने अगर यूएसए कहीं और ट्रैवल किया हो, आई शुड नॉट नेम एनी कंट्रीज, क्या वो आपसे एंट्री पे पूछते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, अपने रिलेटिव्स का नाम बताएं, एड्रेस बताएं। इस तरह बहुत सारे मुल्क उनकी पॉलिसीज हैं, वो पूछते हैं कि आप अगर यहाँ टूरिज्म के लिए आए तो आपकी होटल बुकिंग किधर है, ठीक है, क्या आप उतना सफिशिएंट कैश कैरी कर रहे हैं जो कि इस टूरिज्म के पूरे सिस्टम को सपोर्ट करता हो, या आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आपने फर्ज करें, यहाँ पे आपको ऐसी एग्जांपल्स मिलेंगी, ऐसे बाज इन लोगों ने एक तरीका निकाला, हम एक जगह ब्लॉक करते हैं दूसरी जगह खोलते हैं, कि लोगों को स्टडी वीजा के नाम पर जाना शुरू कर दिया। मैट्रिक और एफए पास बच्चे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपनी एजुकेशन छोड़ दी हुई, उनको मुख्तलिफ हाई फाई किस्म की एजुकेशन प्रोग्राम में इनका दाखिला करवाया। यूनिवर्सिटी ऐसी थी जो वहां पे प्राइवेट सेक्टर की छोटी मोटी एग्जिस्ट करती थी, वो भी खुद इन्होंने सिस्टम पेपर वर्क मैनेज करते हैं, स्टूडेंट वीजा बनवाते हैं। जब ये स्टूडेंट वहां गए और वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी ने देखा कि ये जिस तरह की क्वालिफिकेशन पढ़ने के लिए आ रहे हैं उस तरह की तो डिग्री से कैरी नहीं कर रहे, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कर दिया। ठीक है, जितनी डिपोर्ट लोग होते हैं उस सब का असर हमारे ग्रीन पासपोर्ट पे पड़ता है, और उस सब का असर उन लोगों पे पड़ता है जिन्होंने कल को लीगली ट्रेवल करना है और लीगल पर्पस के लिए जाना है। और आप देखें ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहां पे हमें 24 से 48 घंटे में वीजा मिल जाया करता था, आज आप उन मुल्कों का वीजा नहीं ले सकते आप। So getting back to where you want me to bring, but I cannot jump onto that very point right away. I have to explain few things. हम क्या चेक करते हैं? टूरिज्म के लिए बंदा जा रहा है, पासपोर्ट है, वीजा है, किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, स्टॉप लिस्ट पे नाम तो नहीं है। अगर टूरिज्म के लिए जा रहा है तो क्या किसी होटल की बुकिंग है, क्या इतना कैश कैरी कर रहा है कि उस टूरिज्म को सपोर्ट कर सके, अगर होटल में नहीं ठहरा तो किसी जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस जानता है, कोई रिलेटिव है इसका वहां पे। इसके अलावा बैगेज क्या कैरी कर रहा है, ठीक है। अब आप बैगेज कैरी करने पे आपको लगेगा कि ये क्या बात कर दी आपने, क्या आप एक्सपेक्ट करती है कि एक जो आदमी है वो 1 महीने की टूरिज्म के लिए जा रहा हो, उसका सिर्फ बैकपैक हो और कोई उसका सामान ना हो। These are the kind of tricks and tactics जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं कि अगर शायद मैं अपने लिए मुश्किल कर रहा हूं कल को ऐसे लोगों को फिल्टर करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रैवल एजेंट किसी भी मासूम आदमी को इस तरह करके फंसा रहा है कि आप बस 2 दिन का सामान रखें, आपको टूरिज्म के लिए मैक्स कंट्री ले जा रहा हूं, वहां से वाई में ले जाऊंगा, तो काइंडली आप होश के नाखून लीजिए। आप यहाँ भी अपने पैसे जाया कर रहे हैं और वहां भी वो आपको जाके तनहा छोड़ देगा, या आप वहां पकड़े जाएंगे और आप डिपोर्ट हो जाएंगे और आपकी 5 साल के लिए आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और अली साहब, ये वाली सारी चीजें जितना आपने हमें क्वेश्चनेयर बताया, ये सब चीजें ऑफलोड करते हुए मुसाफिरों से पूछी जाती हैं, या फिर आप FIA जो प्रोफाइलिंग कर रही होती है अपने मुसाफिरों की, वो पहले से सारा कुछ इन्होंने प्रोसीजर किया होता है? ये क्या मामला क्या है? देखिए, इसमें 2 तरह से चीजें काम कर रही होती है। एक तो ये होता है कि हम कुछ गैंग्स को पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि हमने एक गैंग पकड़ा, वो उसने तकरीबन कोई 150 करीब लोगों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अच्छा। ऐसे उनके लोग थे 150 से अबव, ठीक है, जिनके उन्होंने मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंट से मुख्तलिफ टाइम पे उन्होंने टिकट्स कराई हुई थी, उन्होंने पीछे कंपनी एक थी, सो उनके 6 लोग पकड़े गए। अच्छा, ठीक है। वो पकड़े ऐसे गए कि वो उनको एक्स डेस्टिनेशन पे ले जा रहा था, उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम बाय एयर, क्योंकि आज के लोग कहते हैं बाय एयर लेके जाएं, क्योंकि बोट कैप्साइजिंग के वाकया सुनते रहते हैं, बिल्कुल, लेके जाऊंगा। इनके किसी बात पे प्रॉब्लम हुआ, वो बंदे हमारे रडार में आए, वो तो उनसे कुछ लोग तो हमने एयरपोर्ट पे इंटरसेप्ट कर लिए, ठीक है। उनके पीछे जो पूरी एक लॉट थी, उनको हमने एडवांस में एयरपोर्ट में आने से पहले हमने उनको इतला कर दिया और पूरा गैंग पकड़ा और उनकी टिकट्स भी उन लोगों ने
अपनी खत्म करवाई। ठीक दूसरा है। तरीका कार ये होता है, जैसा कि जिसको बार बार आजकल तशहीर की जा रही है, और मैं समझता हूं कि इस टॉपिक को हेड ऑन लेने का आप क्वेश्चन कीजिए हमें। अगर हम गलत होंगे तो हमारी अपनी एक प्रोसेस के अंदर प्योरिटी आनी चाहिए। बट मैं समझता हूं कि अगर इसमें हमें क्वेश्चन होके हमें 4 चीजों पे आंसरेबल होना भी पड़ रहा है पब्लिक को, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो ऐसे नहीं जानते इन चीजों को, उन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। ठीक है। एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड करेंगे कि देयर इज समथिंग व्हिच नीड टू बी चेक्ड। बहुत सारे लोग लाइन में मारे जाते हैं। जिस दिन से हमने प्रोग्राम शुरू किए मेरे ऑफिस में डेली बेस पे 4-5 लोग आना शुरू हो गए हैं कि सर ये हमारा पासपोर्ट है, वीजा है, हम इसकी एडवांस वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ द मीडिया जो मैं देख रहा हूँ, व्हिच इज वेरी गुड। सो हम अब जब लोग यहाँ हमारे पास आते हैं उनका पूरा डाटा देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है उनके वीजा फेक होते हैं। ठीक है। कई बार उनके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। कई बार जैसे हम बताया होटल की बुकिंग नहीं होती है। फिर पर फोर्स हमें टू कीप द सेंटिटी ऑफ आवर ठीक है इमिग्रेशन प्रोसेस एंड दिस एंटायर सेटअप, ये पूरी एक रिस्क प्रोफाइलिंग की बेस पे किया जाता है। जो एक पूरी स्टैंडिंग एसओपी एक इशू हुई है उसके तहत किया जाता है, और रिस्क प्रोफाइलिंग की जो एक यूनिट काम कर रही है उसके तहत किया जाता है। और मैंने कहा ना आपको कि ये केस टू केस डिफर करता है। इसको अगर हम जर्नल पैराए में लेंगे तो शायद वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बिल्कुल। अगर मैं इसको एक बड़ी एक कंक्रीट स्टेटमेंट देना चाहूं कि अगर आप 2-3 मेरे जुमलों को, अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर वो उसको एज हाइलाइटर अपने पास रख के उसको हाईलाइट कर लें तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1, यू शुड हैव, आप पास सारे के सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। इनके साथ साथ आप पास वैलिड रीजन टू ट्रेवल होनी चाहिए। अब वैलिड रीजन टू ट्रेवल पे शायद मेरी सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस पे आई कैन बी टेकन ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, बट मैं गुड फेथ में बात कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूं, मैं अवेयरनेस के लिए बात कर रहा हूं। अगर मैं इस चीज से डरूंगा कि इस एक मेरे जुमले से हाउ इट वुड बी ट्रांसलेटेड, तो शायद मैं लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करवा सकूंगा। बिल्कुल। आप अवेयर हो कि आप कहां जा रहे हैं। जब मैं बात आपसे बार बार कह रहा हूं तो आप बैठिए उस सीट पे, मेरी सीट पे जहां मैं एक दिन के लिए बैठता हूं, आपको पता लगेगा कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ऐसे ही है। उनके वालिदैन को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म्स को पैसे दे दिए, लाखों रुपए दिए हैं, वीजा लगवाया, अब उनको नहीं पता। अभी आपने डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया अली साहब, मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दें कि मुसाफिरों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स होना और पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एयरपोर्ट पे आपके पास लाजमी होने चाहिए, आपको किसी एजेंट को राब्ता उस टाइम ना करना पड़े? श्योर। विजिट के लिए आप जा रहे हैं, हाँ, पासपोर्ट रखिए, ठीक है, वीजा होना चाहिए, जिस मुल्क में जा रहे हैं होटल बुकिंग फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन, इतने इनफ पैसे कि आप जो अपना कैश और क्रेडिट कार्ड बोथ, ठीक है, बोथ आर एक्सेप्टेड इन कंट्रीज, ठीक है, होना चाहिए आपके पास कि आप बता सके कि हम जहां जा रहे हैं वहां हम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप होटल बुकिंग नहीं है आपकी और आप किसी बाज़ लोग मुख्तलिफ मुल्कों में जाके अपने दोस्तों के पास रहते हैं, हाँ, उनका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। Even I traveled abroad. I was going to my sister, so I had her address written with me on the slip. क्योंकि बाद हमें वहाँ के streets और इन चीजों के नाम, we can't spell it out, pronounce it at 11th hour. So वो आपके पास होना चाहिए, वो चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपका CNIC, NICOP, any other thing जो आप समझते हैं आइडेंटिफिकेशन, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जो हमें इशू आता है, वो वर्क परमिट्स का आता है, जो लोग काम के लिए जाते हैं। इस पे एक फिगर मैं देना चाहूंगा आपको। एक बहुत सारा ह्यूमन क्राइम चाहने की कोशिश की कि लोगों को जॉब्स के लिए बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पहली बात तो ये कि जो रेमिटेंस है, फॉरेन रेमिटेंस जो है, वो किसी हर मुल्क के लिए खुशाइन चीज होती है। बिल्कुल। दूसरा, हर बंदा एक चीज को समझता है कि ये ग्लोबल विलेज हम उसमें रह रहे हैं, और कोई भी एक दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जिस तरह आप किसी मुल्क में कोई मादनियात आपके पास होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, तो मैन पावर इटसेल्फ इज अ बिग रिसोर्स, ठीक है, और पाकिस्तान के पास वो है, सो दैट्स अ रिसोर्स वी कैन सेल इन अदर टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स। सो आपका जो रिसोर्स आउटलेट बाहर जा रहा है वो रेमिटेंस हमारे मुल्क में भेज रहा है। इस साल पाकिस्तान में जो ओवरसीज जो हमारे जो मिनिस्ट्री है उसके फिगर्स के तहत तकरीबन 6,82,000 वर्कर्स हैं जो इस साल अब तक इस मुल्क से बाहर जॉब्स के लिए गए, ठीक है। पिछले इस वक्त भी 9 लाख लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पेंडिंग है, और जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जो बिल्कुल ऐसी जॉब्स लाते हैं जो कि सर्टिफाइड होती हैं क्योंकि वो लाइसेंस्ड हैं, उनकी जॉब्स जो है हमारे दूसरे मुल्कों में कम्युनिटी वेलफेयर अटैची है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस है उसको वेरीफाई करता है, ठीक है। वो तकरीबन हमारे 2700 हैं इस वक्त हमारे मोर और लेस पाकिस्तान के अंदर लाइसेंस्ड हैं। क्योंकि वो कुछ गलत करते हैं अगर, तो वो दे आर टेकन अकाउंटेबल हैं, वो उनकी अश्योरेंसेस जमा हैं, उनके मुख्तलिफ लाइसेंस हैं, उनकी श्योरिटीज हैं उस डिपार्टमेंट के पास।
तो काइंडली कोशिश कीजिए कि उनके जरिए जॉब्स लीजिए। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जॉब ले रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि वो फर्म, वो कंपनी वहां पे एग्जिस्ट करती हो, रजिस्टर्ड हो। चूंकि हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड तरीके से मालूमात होती हैं, एक पैटर्न फॉलो होता है ना। फर्ज करें मैंने, आपने और 3-4 लोगों ने एक खास फर्म का वीजा लगवाया और हमें से किसी एक ने पहले इशारत की बाहर निकलने की, या समहाउ पता लग गया कि स्कैम है, तो हमारे पास वो रिस्क असेसमेंट में आ जाता है कि जी एक्स कंपनी सो कॉल्ड वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारी पहली कोशिश तो यही होती है कि हम उसको बिफोर द पर्सन रीचेज द इमिग्रेशन, हम फार एंड पे उसको इंटरसेप्ट करें और उसको बताएं। बट अगर हमारे पास आ जाता है तो जानते बूझते उसको हम एक कुएं में नहीं धकेल सकते, उसको हम नहीं बता सकते। तो ये सारा डाटा हमारे पास, मैंने बताया आपको, 2 तरह से आता है। एक तो वो लोग जिनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है, दूसरे जो चले जाते हैं और फिर वहां से वो डिपोर्ट होते हैं, या वहां पे जब वो एक तरह के एक हॉस्टेज हो जाते हैं, वीडियोस बना के अपने घरों से पैसे मांगते हैं, तो फिर हमें अंदाजा होता है कि उस तरफ क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह चीज चल रही है। सो दिस इज हाउ। मैंने कहा अगर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, आपके पास अपना जेन्युइन OEP प्रोटेक्टरेट होना चाहिए, जिसमें आपके जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसकी स्टैंप होनी चाहिए, प्रोटेक्टरेट होना चाहिए, आप स्किल्ड हो। आप प्लीज अपने जॉब गिवर से इंश्योर करें हत्तुल वसा कि जो स्किल है आपका, उसी स्किल की जॉब दिलवाए वो आपको। ठीक है। अच्छा अली साहब, कौन से ऐसे वीजा होल्डर्स हैं जो मशकूक कटहरे में आते हैं FIA के? क्योंकि आपने वर्क वीजा की बात की, स्टूडेंट वीजा की बात की, सबसे ज्यादा कौन लोग कटहरे में आते हैं या मशकूक होते हैं? इस वक्त तक जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है वो तकरीबन 1000 के करीब मुख्तलिफ FIR इस साल दर्ज कर चुका है। लाहौर की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और तकरीबन 4000 से ऊपर ऐसी मुख्तलिफ इंक्वायरीज हैं छोटी बड़ी, यानी 5000 के करीब हमारे मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्शन जो हैं इन लोगों के खिलाफ कर दिए गए। ठीक है। किसी एक को यहाँ नेम करना तो शायद बड़ा स्पेसिफिक सा हो जाएगा। ये बेसिकली लोग गलती क्या कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन इन लोगों से एंगेज हो रहे हैं। ठीक है। और वो स्टूडेंट वीजा की बेस पर हो रहे हैं या वर्क वीजा? दोनों की। अच्छा। जो इस आपके साथ सिटिंग से बताना चाहूंगा, डूज तो बहुत सारे होंगे, मैं डोंट्स पे जरूर बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट समबडी शुडंट डू। क्या वो काम है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने की लिस्ट शायद थोड़ी सी हो सकता है कि वो इतनी एग्जॉस्टिव ना हो, बट ये मैं जरूर बताना चाहूंगा आपके इस फोरम से। स्टडी और वर्क दोनों के बारे में। ज्यादातर लोगों के साथ फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जा रहे। आप ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उससे उसका लाइसेंस मांगे जिसके तहत वो रजिस्टर्ड है। ठीक है। एवरी ट्रैवल एजेंट लेजिटिमेट, उसकी रजिस्ट्रेशन है विद द इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पर्पस, उसकी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की। तो आप रजिस्ट्रेशन मांगे उनकी। ठीक है। नंबर 2, आप कोई दाएं बाएं से पूछ लीजिए कि ये बंदा कोई 10 दिन पहले किराए की दुकान खोल के तो यहाँ नहीं बैठा। ठीक है। लेट्स से कि आप पास टेक्निकलिटी नहीं है, या वो इतना बड़ा फ्रॉडस्टर है कि फ्रॉड तो करता है ना, वो लगा देगा पीछे पीछे बैग पे चेक करना एक लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। आप कुछ तो वेयर अबाउट चेक कीजिए। हाँ, हम स्पेयर माई स्लाइटली बीइंग इनफॉर्मल, बट हम कोई सब्जी किसी दुकान से या फल लेने जाते हैं तो हम साथ से पूछते हैं कि ये बंदे ने अभी रेडी लगाई है या यहाँ बैठता है, और कोशिश करते हैं कि हम सब्जी लेनी, पुराने सब्जी वाले के पास जाते हैं कि यार ये अच्छी सब्जी दे देगा, क्रेडिबिलिटी होती है। बट हम अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए किसी दुकान पे चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, उससे भी खतरनाक काम जो हो रहा है, लोग ऑनलाइन इन लोगों के झांसे में फंस रहे हैं। OLX और इस तरह की मुख्तलिफ और ऑनलाइन ऐसे मुख्तलिफ टिकटॉक पे, मुख्तलिफ फेसबुक पे ये लोग वीडियोस कहीं से उठाते हैं, या कोई 1-2 सक्सेस स्टोरीज अगर इनके पास है इन कोलैबोरेशन विद देयर पार्टनर्स अब्रॉड, क्योंकि इनकी बाहर तक इनकी सारी अपने ही जैसे लोगों के साथ इनकी कनेक्टिविटी होती है, वो ऐसी वीडियोस अपलोड कर देते हैं कि लोग ल्योरिन हो जाते हैं। ठीक है। 1-2 सक्सेस स्टोरीज बता देंगे, और 1-2 सक्सेस स्टोरीज ऐसी बताएंगे जो लगेगा ये कि ये बंदा वाकई बाहर गया हुआ है, बल्कि उनका पार्टनर होगा, बट आपको एज अ क्लाइंट शो करेगा वो। ठीक है। सो खुदारा ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड में ना फंसिए। ऑनलाइन ट्रांसमिशन लेंगे आप, जिसके साथ भी पैसों की ट्रांजेक्शन करें, इट शुड, ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, आप पास प्रूफ होना चाहिए, बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए, अब फिर आप इन सब प्रोसीड कीजिए। ठीक है। अगर इन तमाम चीजों में कोई भी डाउट हो, हमने आज लाहौर में हमने एक हेल्प डेस्क बना दिया है। ठीक है। इमिग्रेशन के लिए हमारा ठोकर पे ऑफिस है, मेरा जो कि हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखता है, मेरा अपना ऑफिस जो है टेंपल रोड पे है। आप आना चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, विल हेल्प यू। हमने एक नंबर है जो कि अपनी फेसबुक के ऊपर हम डिस्प्ले कर देंगे, लोग उसको देख सकते हैं और उस नंबर को देख के हमसे राब्ता कर सकते हैं। सो किसी के क्रेडिबिलिटी पर शक है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। सो ऐसे एजेंट के पास जाएं, और ऑनलाइन तो नो वे। ठीक है। जो मर्जी क्रेडिबिलिटी आपको अपना फैमिली का फर्स्ट मेंबर भी कह रहा है तो मत कीजिएगा आप, क्योंकि लोग करते ऐसे ही हैं कि 2-4 लोगों की सक्सेस स्टोरी बिल्ड करते हैं और उसकी बेस पे बड़ा फ्रॉड करते हैं।
सो दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू टेल पीपल कि आप इनके फ्रॉड में ना आइए। ठीक है। अच्छा अली साहब, चलें, ऑफलोड हो गया एक मुसाफिर, उसके फोर्स डॉक्यूमेंट से या कोई भी FIA प्रोफाइलिंग करते हुए मशकूक ठहराया गया। अब एक बंदे को जब ऑफलोड कर दिया है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है? मैं चाहती हूँ आप आवाम को बताएं, ताकि अगर कोई फोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ या फिर गलत तरीके से भी जाना चाह रहा है, उसको ये पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, सज़ा क्या होगी। सबसे पहले तो ये है कि जो तो लोग फ्रॉडुलेंट केसेस में पकड़े जाते हैं, यानी फॉर्ज वीज़ा है, ठीक है, या ऐसे कोई फैक्ट्स वहाँ पर डिनाई किए गए हैं, उनको तो फौरी तौर पे हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में हम ले जाते हैं। ठीक है। उस पे फौरी तौर पे एक प्रोसेस हम इंक्वायरी करते हैं, और अगर तो हमें ये चीज़ पता लग जाती है कि जो बंदा है ये खुद एक विक्टिम है, अच्छा, यानी उसको खुद भी मालूम नहीं है, हाँ, फिर तो उसको एज अ विक्टिम हम लेते हैं। ठीक है। एंड वी गेट ऑन टू द ट्रैवल एजेंट जिसने हमको चीज़ें दी होती हैं। बट ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहाँ लोग अपने रिश्तेदारों के डॉक्यूमेंट्स, अपने भाइयों के, या अपने बहुत से केसेस ऐसे देखेंगे कि भाई ब्लड रिलेशनशिप में एट टाइम्स उसका भी हमने काउंटर निकाल लिया हुआ, बट एट टाइम पहले ये होता था कि जब मैनुअल चेकिंग हम करते थे तो सिमिलर लुकिंग जो लोग हैं वो अपने ही डॉक्यूमेंट्स को थोड़ी टेम्पर करके जाने की कोशिश करते थे। okay. फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है, क्योंकि जिसमें इंटेंट साबित हो गई कि इसमें इस बंदे की इंटेंट शामिल है, ठीक है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। ठीक है। अभी हमारा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम एक्टिव है, अभी उसमें उसके चांसेस बहुत कम हो गए। ठीक है। बट अगर रिकग्नाइज होगा, पकड़ा जाएगा, तो फौरी क्रिमिनल एक्शन के खिलाफ होगा। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली हम रूम देते हैं ऐसे लोगों को जो खुद बेचारे, जिनके साथ फ्रॉड हो गया है, जिनके साथ धोखाधड़ी हो गई है, उनसे उनका डाटा लेते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, और हम यकीन कीजिए काफी केसेस में हम उनके पैसे तक उनको रिफंड करवा के देते हैं। इस तरह के जो फ्रॉडलेंट किस्म के ह्यूमन स्मगलर हैं, उनसे हमारा वो पार्ट जो है, कनेक्टिविटी पार्ट है, समहाउ वो लोगों से मिस हो जाता है, वो लोग उसको नहीं देख पाते। मैं अगर आपको एक छोटा सा फिगर दूं तो शायद आप सिर्फ इन 4 से 5 महीनों में, या मे बी यू कैन ऐड अ कपल ऑफ मोर मंथ्स, हमारे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है उसने तकरीबन लोगों को मुख्तलिफ इंक्वायरीज में, मुख्तलिफ उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर तकरीबन 190 मिलियन की रिकवरीज करवा के दी है उनको। ओके। तो वो सारे पैसे जो ये लोग इन फ्रॉड किस्म के लोगों के हाथों में खो चुके थे, या इस किस्म के ह्यूमन स्मगलरों के आगे दे चुके थे, उनको करवाई। और इस तरह से ये सारा प्रोसेस साइड बाय साइड चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया है, स्टैंप लग चुकी है, वही मुसाफिर दोबारा बैरून मुल्क सफर करेगा तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा इम्पैक्ट तो वो क्या हो सकता है? नन। ओके। टू स्टार्ट विद। ठीक है। मैं बात वर्ड्स पे फोकस और स्ट्रेंथ इसलिए शो कर रहा हूं कि लोगों को अंदाजा हो कि जो बात हम कह रहे हैं वी मीन इट। इसके एग्जांपल दूंगा मैं आपको। किसी भी वजह से, लेट्स से हम रीजंस को साइड पे करते हैं, वी हैव at least have tried to elaborate a lot on reasons, and definitely इससे ज़्यादा रीजन और केस स्टडीज मैं आपको दे सकता हूँ, बट मुझे सेंसिटिविटी ऑफ टाइम एंड फॉरम दोनों का मुझे एक हिसाब रखना है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों की, मैं नहीं चाहूंगा कि बाय नेम या से बाय मुख्तलिफ उसमें नेम एंड ब्लेम वाले उस पर जाऊं। सो रीजन दे दी मैंने आपको। ठीक है। ऑफलोड की स्टैंप लग जाती है। पहली बात तो आप ये सोचिए, ये ऑफलोड की स्टैंप उस डिपोर्ट की स्टैंप से बहुत बेहतर है, हाँ। जिसके बाद फिर आपका वीजा आपका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ठीक है। ना सिर्फ आपका पासपोर्ट होगा, वो उस वाइट पेज पे स्टैंप नहीं लग रही, वो उसके कवर पेज ग्रीन कलर पे भी स्टैंप लग रही है, जो कि हम 25 से 30 करोड़ आवाम को फिर भुगतना पड़ेगा बाद में, क्योंकि जब बंदे डिपोर्ट होते हैं, हाँ। तो हमारी ओवरऑल कैटेगरी इंटरनेशनल लेवल पे डाउन साइज होती है, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन पासपोर्ट जो है उसकी कैटेगरी अप हो रही है बिकॉज ऑफ द, यस वी आर 92 राइट नाउ, इट यूज्ड टू बी 110 और समवेयर, और ये मैं आपको जो है उनके रेलेवेंट ऑफिसर्स के से कोटेड मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको। सो दैट इज वेयर वी, मैं साथ बता दूं आपको, इफ इट सर्व्स एनी इंटरेस्ट टू यू, कि यूरोपीय यूनियन ने हमारी इमिग्रेशन रजीम को बहुत सराहा है। ओके। और इसके अलावा और बहुत सारे मुल्कों में हमें इसी को सराहा जा रहा है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि आप लीगल एथिकल माइग्रेशन को आप सपोर्ट करें, कि लोग आए माइग्रेट करें, बट इट शुड बी लीगल एंड एथिकल। उधर भी एथिकल का वर्ड यूज हुआ, यहाँ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कॉज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ऑफलोड की स्टैंप लग जाती है, हम लोग खुद उसको एक रेमेडी देते हैं एट द स्पॉट। हमारे डीडी इमिग्रेशन लोगों को सुनते हैं वहां पे, इफ वी हैव रीजंस टू बिलीव, उनको इंटरव्यू किया जाता है, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर सुनते हैं, उसी वक्त उनको कईयों को दोबारा
उनको इंटरव्यू सुन के उनकी चीजें पूरी करके बाद का लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं एंड लेटर ऑन वंस वी नर्वस भी हो जाते हैं। नर्वस हो जाते हैं। आप में हमने बाहर ट्रैवल किया होगा, हम अपना पासपोर्ट और वीजा ही संभालते रहते हैं, you tend to get confused, that's all, that's the easier way to tell it. So हम उनको रूम देते हैं और हम उनको इंटरव्यू करते हैं और उनको वहीं पे दोबारा बोर्ड भी किया जाता है। ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई है, we are open to that. उन लोगों को दोबारा इंटरव्यू करके उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने के बाद उनको दोबारा फ्लाई परमिशन भी दी जाती है। ठीक है। और इस स्टैम्प की जो वैल्यू है वो सिर्फ हमारे इंटरनल प्रोसेस के लिए है, उसकी फ्यूचर ट्रैवलिंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। अगर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए हैं, डिपोर्ट का असर पड़ता है। डिपोर्ट इज समबडी जो बाहर जा चुका है, वहां से आया है, क्योंकि वो उस पे उसके जो इम्पैक्ट्स हैं। बट ऑफलोडिंग व्हाटएवर स्मॉलेस्ट परसेंटेजेस इज, उसके चूंकि हमारे एक इट्स इंटरनल होमवर्क, सो वी रीडू इट। ठीक है। सो अगर आप 0% भी इम्पैक्ट नहीं है, नो, ठीक है, सिर्फ उसमें एक चीज होती है, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि उनको एहतियात क्या करनी है। हमारा चूंकि एक सिस्टम है, वो सिस्टम इज ऑनलाइन। ठीक है। फिर ऑफलोडेड वंस तो आपकी विद इन आवर कंट्री हमारे सिस्टम में वो फ्लैश होगा, बट वो कदगन नहीं है उसको फर्दर फ्लाइट से रोकने के लिए। ठीक है। आप ये देखिए कि ऐसा बंदा जो खुद भी एक टिकट लेने के बाद अगर हमारा इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर गया है, और ऐसे केसेस हैं हमारे पास, एक बंदे ने अगर बोर्डिंग ले ली है, इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर गया, बोर्डिंग लाउंज में चला गया और उसको पता लग गया कि खुदा ना खास्ता घर पे ऐसी मजबूरी हो गई है कि मुझे वापस जाना है। ठीक है। उसको भी हम करते हैं, लेकिन वो रीजन साथ में रिकॉर्ड करते हैं कि सेल्फ ऑफलोडिंग। ठीक है। सो ये चीज, इससे आप कतन परेशान ना हो, ना ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे इफेक्ट करेगी, ना आपकी किसी चीज पे करेगी, बट इसका इतना इम्पैक्ट तो है कि कम से कम आपका मोहतात होना तो बनता है आपका। बिल्कुल। आपको कम से कम इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये चीज आप एक एक कॉमन लॉजिक आना चाहिए किसी के ज़हन में। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, लेट्स से इफ आई एम परमिटेड, दो आई एम नॉट, व्हाई शुड वी ऑफलोड समबडी? व्हाई शुड FIA स्टॉप समबडी फ्रॉम गोइंग अब्रॉड? कोई रीजन होगा। लेकिन अली साहब, यहाँ पे ना एक मैं तस्वीर भी चाहूँगी आपसे कि आप तस्वीर करें अगर मैं गलत हूँ। मुसाफिरों का मौक़िफ़ जो हमने सुना है ना, उसमें ये बात भी सामने आई है कि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे FIA एहलकारों की तरफ से 1 लाख से 3 लाख रुपए की रिश्वत भी ली जा रही है। जो मुसाफिर उनको दे देते हैं पैसे, उनको भेज दिया जाता है फिर उन्हें मुल्क, और जो लोग नहीं दे पाते उनको डायरेक्ट ऑफलोड कर दिया जाता है। अब ये बात कितनी हकीकत है इसमें, या ये सच है गलत है, ये ज़रा बता दें। इस पे मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। पहले तो केस स्टडी डिस्कस करता हूं मैं आपसे। ठीक है। आज से चंद दिन पहले हमने एक इस तरह का एक ट्रैवलर पकड़ा, और उस ट्रैवलर को भी यही कहा गया कि जी आप 2 लाख रुपए दीजिए, 2 पैसेंजर्स थे, 2 लाख रुपए दीजिए। और अगर मैं आपसे ओपनली बात नहीं करूंगा, सो जिन लोगों से मैं एड्रेस कर रहा हूं वो कन्विंस नहीं होंगे, और इस वक्त मेरा मकसद कन्विंस करना है उनको। कन्विंस करना है कि आप आइए और आप फ्लाई कीजिए अगर आप लेजिटिमेट ट्रैवलर हैं। उनको पकड़ा हमने। जब उनको पकड़ा तो उसने पैसे लिए। जब उसको हमने पकड़ा, सारी चेन रिवर्स की, तो जिस बंदे को उसने पैसे दिए प्राइवेट आदमी था, 2 लाख उसने अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसके अकाउंट से पैसे भी निकाले गए, और बीच में एक ऐसा रीजनेबल आदमी इन्वॉल्व था, ठीक है, जिसने उनसे पैसे लिए FIA के नाम पे, और बाद में किसी वाकफियत की बेस पे उनको फ्लाई करवाना चाहता था। वो चीज तो सामने तब आई जब ये लोग पकड़े गए। ठीक है। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लूप होल्स हर सिस्टम में होते हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के आपसे ये कहूँ कि वी आर बियॉन्ड एक्सीलेंस तो शायद कह सकूं, बियॉन्ड करप्शन कहूं तो शायद मेरा ख्याल है कि आप भी कहेंगे कि आप ये बात कैसे कर रहे हैं, आप इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी कैसे उठा रहे हैं। लेकिन ये जो एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है, ये इसी बात को तकवीयत देने के लिए है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, ठीक है, लोगों में अनसर्टेनिटी बनाई जाए, और लोगों से टिकट बुक करते हुए FIA के नाम पे पैसे ले लिए जाए, ताकि लोग अगर ऑटोमेटिकली ट्रेवल कर जाए, ठीक है, तो वेरी गुड, द मनी गोज टू देयर किटी। और अगर ना कर सकें तो बाद मैं आपको ऐसा वॉइस नोट सुना दूंगा। एक बंदे का वॉइस नोट है जिसने कहीं बैठ के वॉइस नोट सर्कुलेट किया कि जी FIA के नाम पे आप 50,000 रुपया दे दें, अगर आप ट्रेवल कर गए तो 50,000 FIA को पहुंच जाएंगे, अगर आप ट्रेवल ना किए तो बाकी जो पैसे आपने लगाए हैं वीजा के वो गए, ये 50 वापस मिल जाएंगे। अच्छा, तो दिस इज अ विन-विन डील, एनीबॉडी कैन स्ट्राइक दैट डील। ओके, ठीक है ना। अगर आप अपने लेजिटिमेट आप ट्रेवलर हैं और आप फ्लाई कर जाते हैं, तो फिर तो ये हो गया। सो मैं यहाँ पे इनकरेज करूंगा, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं ना, आपके सामने एक चीज है, बट वी हैव अ क्रेडिबिलिटी आउटसाइड एज वेल। बिल्कुल। सो मैं आपके सामने ये बिल्कुल इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली कहूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज FIA का नाम यूज करता है तो आपको सबसे पहले हमें बताना चाहिए। ठीक है। आप
हम अपनी इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं, हमने अपने ही ऑफिसर्स को इस पे टेक ऑन भी किया है, डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट भी ली है और लीगल एक्शन भी किए हैं। ठीक है, इसी चीज का तदारक करने के लिए कि हमारा कोई अमला इसमें इन्वॉल्व ना हो। और आजकल के माहौल में जब पूरी इमिग्रेशन को एक हिट किया जा रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि वंस आवर बैली इज वीक हम पैसे मांगेंगे, यू नो, एज अ कॉमन लॉजिक पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, कि इस वक्त जब स्ट्रेट हेड ऑन हमारी इस पूरी क्रेडिबिलिटी को लेने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है पैसे की तरफ देखेगा। ठीक है, सो ये एलिगेशन लगाना आसान है, देयर इज नो रिसीट ऑफ करप्शन, ठीक है, बट यू कैन कम फॉरवर्ड। अगर आप जायज हैं, आप जायज तरीके से जा रहे हैं, आपको वहीं पे अनाउंस करना चाहिए, आपको इमिग्रेशन काउंटर पे कहना चाहिए कि जी मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पे हो रही होती है। एवरी ईच एंड एवरी काउंटर इज सीसीटीवी मॉनिटर्ड, ईच एंड एवरी काउंटर। सो मैं इस चीज को अगर रद्द ना भी करूं तो डिस्करेज जरूर करूंगा इस आर्गुमेंट को, ठीक है, कि ये इस वक्त का आर्गुमेंट नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है हम में तो आप उसकी निशानदेही कीजिए। लेकिन खुदारा आप किसी बंदे को एक पैकेज के अंदर उस टिकट के साथ साथ, तो वीजे के साथ एफआई के पैसे मत पकड़ाइए आप। ठीक है अली साहब, आखिरी सवाल, ये सहाफ़ियों को ईसीएल में क्यों डाला जा रहा है नाम? फिर कहा जाता है एफआईए ने पकड़ लिया है सहाफ़ियों को, फ़ारूक शहबाज वड़ाइच की बात कर लें या मुख्तलिफ सहाफ़ियों की बात कर लें, क्या वजूहात है? सूबाई हुकूमतों का इसमें कोई हाथ है या फेडरल का है, एफआईए का है, किसका है? देखिए, बात यह है कि वैसे तो आप अगर मैथ के पेपर की तैयारी करके आए हो तो साइंस का नहीं आना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है उससे चूंकि अपनी वो जो उसने ऑलरेडी ड्यूरिंग हिज क्लास तैयारी की होती है, तो कुछ ना कुछ साइंस में तैयार की होती है। ईसीएल में नाम डालना एफआईए का मैंडेट नहीं है। ठीक है, लेकिन बात फिर एफआईए के ऊपर क्यों आ रही है बार-बार? अब मुझे आप एक रिवर्स में जवाब दूंगा तो आपको। ईसीएल जो है वो गवर्नमेंट कैबिनेट डालती है। Then there is a category which is known as PCL, ठीक है, जिसके लिए डेफिनेटली केस कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इनिशिएट कर सकती है। ईसीएल, पीसीएल, ठीक है, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसके लिए अपना केस इनिशिएट कर सकती है। एक होता है पीएनआईएल जो एफआईए की अथॉरिटी है, एफआईए उसमें लोगों के नाम डालती है। उसमें एफआईए बीइंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इटसेल्फ भी इनिशिएट कर सकती है, और किसी और का इनिशिएटेड भी जो है वो भी इस पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये सारी के सारी एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे पूरा होमवर्क होता है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड इट। वो रीजन किसी शख्सियत की हद तक तो एक्सप्लेन की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है, बट वो ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर पे एक बंदा बैठा है और somebody comes and pat उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है यार आईडी कार्ड नंबर पकड़ो, इसको डाल दो ईसीआर में या पीसीआर में या पीएनआर डाल दो। ये लॉ एनफोर्समेंट जैसे में 11-12 तकरीबन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इनफॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ इन चीजों को प्रोसीड कर सकते हैं। आई थिंक टू बी वेरी स्पेसिफिक 11 डिफरेंट दे कैन बी मोर देन दैट इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क। ठीक है, प्रोविंशियल सेटअप्स हैं, मुख्तलिफ हैं। सो वो इनिशिएट करती हैं केस अपना। ठीक है, सो उस केस की बेस के ऊपर ये नाम पीएनआईएल, पीसीएल या ईसीएल में डाले जाते हैं। तो आप अब किसी स्पेसिफिक जिन साहब का आपने नाम लिया, वो केस हमारा इनिशिएटेड नहीं था, जिस एजेंसी का था, तो दैट एजेंसी कैन बेटर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दैट कैन बेटर आंसर टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट वी आर कस्टोडियन ऑफ दीज थिंग्स। यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो जो डाटा आप सबने उसमें दे दिया, हम उसके कस्टोडियन हैं। वी आर द एग्जीक्यूटर, वी आर बेसिकली हम आपका दरवाजा गार्ड किए बैठे हैं फ्रॉम समबडी हु इज गोइंग अब्रॉड और somebody who is coming back home। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहब। आज हमने कोशिश की है कि एफआईए के हवाले से जो बातें सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हैं, उन सब सवालात का जवाब लें। और अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया, डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन। आज हमने यही कोशिश की है कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाए, वो सारे सवालात के जवाबात हम अली साहब से लें, जिसकी वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। समा स्टोरी से फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगली स्टोरी में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।